नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी जो लेटेस्ट एकदम से घटनाक्रम हो रहा है संसद में, संसद के बाहर, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे आपने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे देखा ही कि कैसे दो लोग जो है वो पटाखे वाला बम लेके, जो कलर्ड बम, संसद में घुस गए और कैसे उन्होंने अंदर जाके जो है वो दर्शक गैलरी से कैसे कूदे और अंदर जाके वो चला दिया। तो सब घटनाक्रम आपने देखा होगा, लेकिन इसका बहुत गहरा प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है। आप कहेंगे वो कैसे? इसका राजनीति से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ये एक सर्कल है, साइकिल है घटनाक्रम का। इस साइकिल में हुआ क्या? आपको पता है धीरज साहू से 357 करोड़ रुपए पकड़े गए। उसके बाद भी नोटों की गिनती जारी थी। 364 तक तो मैंने देखी थी, इससे ज्यादा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, सभी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया उसको कवर करा। विपक्ष बैकफुट पे था, स्पेशली कांग्रेस पार्टी। अब उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मैं मानता हूं कि ये घटनाक्रम रचा गया ताकि सभी भारतीय का ध्यान धीरज साहू से हटकर संसद की ओर चला जाए। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, विपक्ष जो बैकफुट पे था वो फ्रंट फुट पे आ गया। अब सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश की गई, सरकार फिर भी नहीं आ रही। एक मुद्दा बना दिया गया कि गृह मंत्री जब तक संसद में आकर बयान नहीं देंगे तब तक हम संसद को चलने नहीं देंगे। असल में मैं मानता हूं कि कोई ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो कैसे पानी की तरह बह रहा है और संसद में कोई काम नहीं हो रहा। चाहे उस संसद में संसदीय पार्टी है जो जो इस समय सत्ता में, सत्ताधार पार्टी या विपक्ष हो, वो कानून सभी पे लागू होना चाहिए। जो भी इस संसदीय कार्रवाई को रोकने की कोशिश करे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा था। इस हंगामे के बीच में जब ज्यादा ही बदतमीजी पर विपक्ष उतर आया तो जो स्पीकर है लोकसभा और राज्यसभा, उन्होंने जो संसदीय कार्रवाई को चलाने के लिए एक निर्णय लिया। 92 सदस्य है जो, उनको इस सेशन के लिए निष्कासित कर दिया गया। इससे आगे बात रुकी नहीं, बात और आगे बढ़ती गई और 19 तारीख को जो है और 41 सदस्य जो हैं उनको निष्कासित कर दिया गया सेशन के लिए, क्योंकि एक सर्व पार्टी मीटिंग पहले हो चुकी थी। उसमें यह फाइनल किया गया था कि कोई भी जो है तख्ती लेकर, प्ले कार्ड्स लेकर संसद में नहीं घुसेगा। जो प्ले कार्ड्स दिखाने का था कि उसमें कार्रवाई भी रोकने की उड़दंग मचा रहे थे, उसको रोकने के लिए पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और सबने अपनी सहमति जताई थी। लेकिन विपक्ष ने फिर वही काम किया और वो काम करने के बाद और जो 41 सदस्य जो है उनकी सदस्यता जो है वो इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दी गई। मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा ज्यादा सिंसियर होने की जरूरत है। देश देख रहा है जिस तरीके से
अभी 5 विधानसभा के चुनावों के नतीजे आए, जिस तरीके से उसके रिजल्ट्स आए, इन सारे घटनाक्रम को लेकर लोग, जो वोटर है, वो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। इसका जो खमियाजा है, जो भी इसमें गलत करेगा उसको पार्लियामेंट इलेक्शन में भुगतना जरूर पड़ेगा। विपक्ष एक ही चीज पे अड़ जाता है, मतलब संसद की जो प्रसंगता है, जो इसकी व्यवस्था है, इसकी होंद है, जो उस पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि अगर आपने संसद चलने ही नहीं देनी है तो फिर इसका मतलब ही खत्म हो जाता है। उससे बात वहां भी नहीं रुकती। जब आप सभापति, जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा या लोकसभा के, उनका मजाक उड़ाएंगे, जो कि एक संवैधानिक पोस्ट है, तो और भी मामला सीरियस हो जाता है। लोग उसको और भी ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब ये 41 सदस्यों की जो सदस्यता है वो भंग की गई, तो कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी ममिक्री की। बाहर एक मॉक्स जो है वो सेशन चलाया गया उसमें, और उसका वीडियो कौन बना रहा था? सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, कई बार लॉन्च किए गए, हर बार यही कहा गया कि अब वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन इस लेटेस्ट हरकत ने ये साबित कर दिया है कि वो अभी तक भी मैच्योर नहीं हुए हैं। हमारे यहां जो 53 साल का बंदा है ना, वो दादा बन जाता है, नाना बन जाता है। अभी उनको शादी करनी है, शायद शादी के बाद वो मैच्योर हो जाएं, लेकिन अभी तक कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम वो कर देते हैं 10-15 दिन 20 दिन में, कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे उनकी जो मैच्योरिटी वाली छवि है वो फिर आगे दोबारा से धूमिल होने लगती है। यहां भी ऐसे ही हुआ। ऊपर से ममता बनर्जी भी उनको डिफेंड कर रही हैं, अपने जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उसको। जो इंडी गठबंधन है, इसकी मीटिंग में एक और खेला हो गया। वो ये हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं और ममता बनर्जी, इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एक मीटिंग करी, और इस मीटिंग के बाद, ये इंडी गठबंधन की मीटिंग से पहले हुई, इसके बाद जैसे ही इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई, उन्होंने एक ध्रुव का इक्का फेंक दिया। अब जो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी की जगह पर उन्होंने खड़गे जो हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, उनको प्रपोज कर दिया, और उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने उसको सपोर्ट कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि कोई भी इंडी गठबंधन में जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देखना चाहता। एक दूसरे इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, वो है नीतीश कुमार जी। वो भी आजकल बड़े उछल कूद कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, कन्वीनर के लिए, लेकिन ना तो उनको अब तक कन्वीनर बनाया गया, ना उनको प्रधानमंत्री पद का सदस्य घोषित किया गया। सो ये काम करके ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि ना तो वो नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार है उसके तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ना ही राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे जो इंडी गठबंधन है, उसके अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी
अब इस बात को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस इस बात को इस तरीके से ले रही है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो बाद में देखेंगे, पहले सीटें जीत तो जाएं। तो दोस्तों आप बताएं, क्या इन हालात में सीटें जीती जा सकती हैं, जबकि अब तक सीटों का गठबंधन कुछ भी तय नहीं हुआ है, ना कोई कन्वीनर तय हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेके कोई भी किसी किस्म का एजेंडा रखा ही नहीं गया। इसके अलावा एक और बहुत छोटी सी बात जो की जा सकती है वह है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अब तक फाइनल नहीं कर पाए। इसके अलावा वो अब तक कन्वीनर भी नहीं बना पाए। तो हर बार मीटिंग होती है, शायद मुझे लगता है 2024 के बाद जो है वो अपना कन्वीनर बना लेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको फाइनल कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों हमने कुछ एनालिसिस किया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगा। उसमें हमने पूरे भारत को 4 हिस्सों में बांटा है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, और चारों के अलग अलग 4 एपिसोड बनाएंगे। वो आपको बताएंगे कि 2024 में जो अब तक हालात हैं विपक्ष के या भारतीय जनता पार्टी के या लोगों के विचार हैं, जो क्योंकि 15-16 स्टेट्स में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो हमें क्या क्या अलग अलग तरीके से बताते हैं और उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप क्या समझते हैं कि इन सारी हरकतों के बाद, इस तरह के कारनामों के बाद 2024 में लोग इंडी गठबंधन को वोट देना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।